हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम बेहतर होंगे। यूपीएसआई के लिए ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। लेकिन जितने भी एग्जाम होते हैं, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले जो प्रश्न आप सभी को फ्राइडे को दिया गया था, जिसका आंसर बताना था कि कामायनी किस कवि की रचना है। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा की है यामा, गिल्लू, निहार, ये सभी रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए, जितने भी नए बच्चे हैं वे सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप सभी को डेली पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बाद में आप सभी को रिवीजन करने के लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पे कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अरे बच्चों बिजली के तार से दूर रहो, इस वाक्य में के कौन सा कारक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आप सभी को यही बताना है कि ये जो के है, इसमें कौन सा कारक है। संबंध कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, या फिर संबोधन कारक है। अगर आप यहाँ देखते हैं अरे बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाता है संबोधन कारक। बिजली के तार, तो यहाँ आपके हो जाता है संबंध कारक। अगर तार से दूर रहो, यहाँ आप देखते हैं तो आपका हो जाता है अपादान कारक। लेकिन आपको बताना है कि बिजली के तार से, तो यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्त, तो संबंध कारक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कारक के भेद पूछे तो 8 होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। 90% प्रश्न गलत करेंगे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। रसीला, आम, कामायनी, वकील। तो यहाँ पर कामायनी जो है ये क्या है आपका, ये व्यक्तिवाचक है। रसीला क्या है, तो ये पर्यायवाची में आता है। यहाँ पर आम और वकील में आप कंफ्यूज होंगे। आम जो होता है, ये अगर एक फल की दृष्टि से देखेंगे कि फलों में हमें आम पसंद है, तो यहाँ पर ये जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक, सॉरी जातिवाचक में। अगर आप एक आम का जैसे दशहरी आम, तो ये जातिवाचक में भी जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ जो वकील शब्द दिया हुआ है, ये सदैव जातिवाचक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। तो याद रखेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तुलसीदास, नानक, गुरु गोविंद सिंह, अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि जो होता है दोस्त, अमीर खुसरो को माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वर्णमाला से है, क और स के योग से बनता है। क्या बनता है, स्र बनता है, त्र बनता है, ज्ञ बनता है, या फिर छ बनता है। तो आपका ये जो स्र है, स और र से मिलकर बनता है। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि स्र किससे योग से बना है, या फिर स और र से मिलकर क्या बना है। अगर इसी प्रकार त्र पूछता है आपका, तो त और र से मिलकर बना है। ज्ञ पूछता है, तो ज धन अय्या से मिलकर बना है। और आपका क धन और स के योग से पूछा है, तो यहाँ पर आपका ये छ बना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके 4 प्रश्न बनते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। छत्र, ज्ञ और स्र पूछे, ये क्या है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। ये भी ध्यान रखिएगा। इतना याद कर लीजिए, इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि कहीं से भी प्रश्न आए आपके गलत न हो। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या फिर लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो हंस पद विराम चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग जो है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका उत्तर हो जाता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाता है। एक होता है रूढ़। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिन्हें अलग करने पर कोई सार्थक खंड न निकले। जैसे ये जल है, ये शब्द लिख दिए, अगर आप इनको अलग करेंगे ज धन ल, तो इनके कोई सार्थक अर्थ नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। एक होता है आपका यौगिक। यौगिक
यौगिक वे मतलब कि शब्द होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अलग करेंगे तो उनका जो है सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे विद्यालय, विद्यालय। अगर आप इसे अब अलग करते हैं तो क्या होगा? विद्या, धन, आलय। तो दोनों के सार्थक खंड हैं, अर्थ हैं, दोनों शब्द के सार्थक अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये यौगिक होता है। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं आपके, वे क्या होते हैं कि आप कहिए कि सदैव वे पर्यायवाची होते हैं, बहुव्रीहि समाज के उदाहरण होते हैं। दोनों प्रकार में से किसी प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? आत्मकथा है, आत्मजीवनी है, रेखा चित्र है या फिर यात्रा साहित्य है? तो ये आवारा मसीहा रचना जो है विष्णु प्रभाकर की बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके साथ ही विष्णु प्रभाकर की एक रचना है, उसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं, याद रखिए। और विष्णु प्रभाकर कृति आवारा मसीहा जो है ये यात्रा साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? मधु कंकरिया है, कमलेश्वर है, शिव पूजन सहाय है या फिर अज्ञेय है? तो कितने पाकिस्तान के लेखक जो हैं कमलेश्वर हैं। कौन है दोस्त? तो कमलेश्वर है, याद रखिएगा। अज्ञेय की रचना है कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार? ये रचना इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है दोस्त? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, तो अज्ञेय की है। इन्हें ज्ञानपीठ कब मिला था? तो 1978 में मिला था। और एक रचना इनकी और है, बावरा अहेरी। क्या है? बावरा अहेरी। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोनों रचनाओं को अच्छे से आप सभी याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? पी सुब्बोरोयोन, जीवी पंत, बीजी खेर या फिर सुनील कुमार चटर्जी? तो यहाँ पर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे आप, ये बीजी खेर थे। वर्तमान में पूछे कौन है? तो अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह वर्तमान में। तो दोनों प्रश्न आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा के अंतर्गत वत्सर्य व्यंजन यहाँ होगा। वत्सर्य व्यंजन कौन सा है आपका? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है दोस्त, संयुक्त व्यंजन। ये आपका न, ल, स, ज और र, ये क्या होते हैं आपके? ये वत्सर्य व्यंजन होते हैं। तो आपका उत्तर बी वाला ऑप्शन सही है। ज और फ पूछे क्या होते हैं? जिनके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ होता है, तो ये आगत व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन। अंक और अह क्या होते हैं? तो ये अयोगवाह होते हैं दोस्त, अयोगवाह। तो आपका इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन यहाँ से आप सभी के 4 प्रश्न तैयार हो गए। तो चलिए अगला प्रश्न, इसीलिए बोलते हैं कि डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे आप सभी की हिंदी बहुत ही बेहतर होगी। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपका कितना भी अच्छा है, लेकिन बिना हिंदी में अच्छा स्कोर किए आप सभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इस बात को आप सभी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है आपका, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ये बद उपसर्ग जो है ये उर्दू भाषा का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? अद्भुत, संयोग, वियोग या फिर हास्य? तो ये श्रृंगार जो होते हैं दो ही होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर है, तो आपको ये अर्ध स्वर बताने हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, ड और ढ जो होते हैं ये क्या होते हैं? उत्क्षिप्त या उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन।
द्विगुण व्यंजन। अगर एग्जाम में पूछे कि उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्त, तो दो होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। अंक और अह क्या है? अयोगवा है, अयोगवा। अगर इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या भी दो है। ज और फ क्या है? तो ये आगत व्यंजन है। क्या है? आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भी दो है। अब आपको आंसर देना है कि अर्धस्वर कौन सा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि य और व जो है ये अर्धस्वर है। इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या भी दो होती है। य का उच्चारण स्थान पूछे क्या होता है, तो तालु होता है दोस्त। व का उच्चारण स्थान पूछे तो दंतोष्ठ होता है। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? भारत मित्र, नागरी नीरद, माधुरी या फिर सदा सुखलाल। तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र जो है सदा सुखलाल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये उत्तर हो जाता है। अगर यहाँ आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है, जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है, तब क्या होगा आपका आंसर? तो भारत मित्र होगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हिंदी का हिंदी का प्रथम सुसंगठित दैनिक पत्र, दैनिक पत्र। तो ये आपका भारत मित्र होता है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगर इसके संपादक पूछता है कौन है, तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी है। याद रखिएगा, क्या है दोस्त? अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। अगला प्रश्न है आपका, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहां पर ही शब्द की आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। तो यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या है आपका? यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अरुण का समानार्थी शब्द है। ये यूपी लेखपाल में आया हुआ प्रश्न है। तो अरुण का समानार्थी जो होता है सूर्य और नवीन है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है संधि से, तो व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाधि संधि या फिर यण संधि। स्वर संधि के भेद पूछे तो पांच होते हैं। तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि और एक है वृद्धि संधि। क्या है दोस्त? तो वृद्धि संधि है। तो अब आपको बताना है कि व्याप्त में कौन सी संधि है। तो व्याप्त में आपका यण संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद पूछे क्या है, तो वी धन प्राप्त है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि योग रूढ़ से प्रश्न है। अभी इससे पहले आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो उम्मीद है आंसर एकदम सही देंगे कि निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द वही शब्द होते हैं जो पर्यायवाची होते हैं या फिर बहुव्रीहि समास के उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है? तो दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न इजी भी है, टफ भी है। ध्यान से करिएगा आप सभी। अगर जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इजी होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये आपका परस्पर पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है आप बताएंगे। अगर यहाँ पर देखिए दानव, निशाचर मान लीजिए एक है, अम्बक किसका पर्यायवाची है? तो ये आंख का पर्यायवाची है। आंख का। दानव, निशाचर किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये राक्षस के होते हैं। यहाँ पर अगर मनोरथ देखेंगे आप, तो ये इच्छा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्त? तो इच्छा का पर्यायवाची है। और यहाँ पर रीता जो है ये रित का पर्यायवाची है, रित का। ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि किस विकल्प में सभी परस्पर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाता है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? त्रुटि वाले शब्द मतलब प्रश्न जो है दो प्रकार से आते हैं, एक वाक्य शुद्धि से आता है, एक जो होते हैं कि शब्द से आते हैं। तो अब बताना है इस वाक्यांश में क्या त्रुटि है। रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो रामचरितमानस भक्ति काल की, अगर यहाँ पर श्रेष्ठतम है तो यहाँ पर सबसे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या फिर यहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा। तो सुरेश गीत गा रहा था, तो गीत गा रहा था तो मतलब यहाँ पर आपका अपूर्ण भूत होगा। क्या होगा? अपूर्ण भूत। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपका प्रश्न दे देता है कि तात्कालीन या अपूर्ण वर्तमान है, तो वो ऑप्शन भी आपका सही होगा। लेकिन अपूर्ण भूत या तात्कालीन वर्तमान दोनों में से आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, क्षमा या फिर आशा? तो यहाँ पर तीनों जो है ये सेना, क्षमा और आशा स्त्रीलिंग शब्द है, कष्ट जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है आपका तत्सम और तद्भव से, तो आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तो यहाँ पे आपका लवंग शब्द जो है ये तत्सम है। अगर इसका तद्भव देखेंगे तो लौंग होता है। क्या होता है दोस्त? लौंग होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्रिया से, राधा ने किरण से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी के द्वारा करवाता है तो वहां पर क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। कौन सी क्रिया होती है दोस्त? तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। पीतांबर, रात दिन, राजपुत्र या फिर हरिशंकर? तो पीतांबर में आपका बहुव्रीहि समास है, रात और दिन में आपका द्वंद्व समास है, तो यहाँ राजपुत्र में आपका कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, जो आंसर आपको देना था। अगला प्रश्न है आपका कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि जो है मूलतः अक्षरात्मक लिपि है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? तो आंसर दीजिए आप सभी की, अर्थालंकार है, शब्दालंकार है, उभयालंकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार के भेद पूछे मुख्यतः कितने होते हैं? दो होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद पूछे कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और एक होता है विप्सा अलंकार। अब आप बताइए कि श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? तो आप आसानी से बता सकेंगे कि शब्द अलंकार अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची नहीं है? नासमझ, सुस्त, निठल्ला या फिर टलुआ? तो आलसी का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाता है। नासमझ जो है ये आलसी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से कीजिएगा। हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम जो है पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है और हिंदी है। याद रखेंगे इस क्रम को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न हमेशा इससे आता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, केहरी शब्द का समानार्थी कौन सा है? तो हरिण का समानार्थी किसका है? तो ये मृग का है। कपी जो है बंदर का समानार्थी है। मतंग जो है हाथी का समानार्थी है। तो अब आपका आंसर बचता है केसरी। केहरी जो है केसरी का समानार्थी है। चलिए अगला प्रश्न है, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है? तो समाज शब्द में समाज, धन, इक, इन दोनों को जोड़कर सामाजिक शब्द बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है।
इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? कमसिन, बदकिस्मत, लापरवाह, निगोड़ा। तो यहाँ पर जो निगोड़ा है, ये शब्द जो है आपका उन तीनों से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उत्तर हो जाता है। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो आपको इस वाक्य में अव्यय बताना है, तो यहाँ पर जो भर शब्द है, ये आपका क्या है? अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, संधि से मतैक्य की किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का, यण संधि का, पृथ्वी संधि का या फिर व्यंजन संधि का? तो मतैक्य यहाँ पर आपका जो है पृथ्वी संधि का उदाहरण है। जब देखिए कोई भी अगर शब्द दिया हुआ है ना, अगर जैसे मान लीजिए रमेश है, रमेश, सुरेश, सुरेश, यहाँ पर अगर बीच के वर्ण पर एक मात्रा है तो आपकी गुण संधि होती है। अगर बीच के वर्ण पर आपकी ये दो मात्राएं होती है तो वहां पर आपकी वृद्धि संधि होती है। ध्यान रखेंगे। स्वर संधि के भेद पूछे कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो आपको बताना है कि किसमें नहीं है। तो रमेश छाया में यहाँ पर सुस्ता होगा, सुस्ता रहा था, कमल पतंग उड़ा रहा था, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। यहाँ पर दो छात्र बात करते करते जोर से हंस रहे थे। जहां पर कार्य का होना नहीं पाया जाता, वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। तो दो छात्र जोर जोर से हंस रहे थे, तो हंसना आपका अकर्मक क्रिया है। बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, सोना भी आपका अकर्मक क्रिया है। रमेश छाया में सुस्ता रहा था, तो क्या सुस्ता रहा था? अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपका ये भी अकर्मक क्रिया है। तो कमल पतंग उड़ा रहा था, अगर आप प्रश्न करिए कि क्या उड़ा रहा था, तो पतंग उड़ा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर। लेकिन अगर यही दिया रहे कि चिड़िया उड़ रही है, तो वो उड़ना आपका क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है, अयादि संधि है, तो इनमें से अयादि संधि कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें अयाद संधि है। कौन सी संधि है दोस्त? तो अयाद संधि है। इसका क्या होगा? नौ धन इक का नाविक होगा, नाविक। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो नौ धन इक होता है। उत धन योग का संधि क्या होगा? उद्योग होगा, उद्योग। तथा धन एव का क्या होगा? तथैव होगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजातंत्र होगा, प्रजा होगा, प्रजाजन होगा या फिर प्रजागण होगा? तो प्रजा का बहुवचन जो है प्रजाजन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। चलिए आज के लिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पे आपको वाक्य के भेद बताना है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं दोस्त। तो जिसमें से 4 आपके दिए हुए हैं, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। एक आपका होता है विधिवाचक, विधिवाचक। एक होता है संदेहवाचक, संदेहवाचक। एक होता है आपका संकेतवाचक, संकेत वाचक। एक होता है आपका आज्ञावाचक। तो कितने होते हैं दोस्त? तो 8 होते हैं। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये क्या है? हमारी इच्छा है कि हम आप व्यक्त कर रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर हो जाता है। ये प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को देना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इन चारों में से बताने हैं कि शुद्ध शब्द कौन सा है, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। 40 प्रश्नों में से कितने किए हैं? अगर आपने 35 प्रश्न किए हैं तो समझिए आपकी हिंदी बहुत ही बेहतर है और आप आसानी से सिलेक्शन ले सकेंगे, क्योंकि 5 प्रश्न जो होते हैं गद्यांश होते हैं, उन्हें आप खुद आसानी से कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।